उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूं। तो आज हम यूपीएससी का जो जीएस का सेकंड पेपर है उस पर डिस्कशन करेंगे। उसकी शुरुआत कर रहे हैं। जीएस सेकंड में 5 टॉपिक दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस या सोशल इशू आप कह सकते हैं, और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो इन 5 में हम पहले 2 पढ़ेंगे। अमूमन हम बोल देते हैं ना कि पॉलिटी की क्लासेस, लेकिन एक्चुअली में पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग है। संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों अलग है। तो पहले की जो 2 क्लासेस हम बता रहे हैं आपको, आज पढ़ाएंगे आज, और नेक्स्ट जो क्लास आएगी, इन पहले की जो 2 क्लासेस होंगी पूरा बेसिक। अगर आपने कभी नहीं जाना होगा कि संविधान क्या है, राज्य व्यवस्था क्या है कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, तो आप पूरा बेसिक मतलब पूरा जीरो से जानेंगे, ठीक है। और अगर आप इनको सीखते हैं तो आप अपने रियल लाइफ में, अगर आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कोई नॉर्मल अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो भी एक भारत के नागरिक होने के नाते आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए, आपको संविधान के बारे में पता होना चाहिए, राज्य व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए, है ना। तभी एक बेहतरीन नागरिक हैं आप। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी पॉलिटी की क्लासेस, ठीक है। तो बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो संविधान क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान उन प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन चलाया जाता है का मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। देखिए, 2 जीवन होते हैं, एक निजी जीवन होता है और एक सार्वजनिक जीवन होता है। संविधान मेरे निजी जीवन में दखलंदाजी नहीं करेगा। मैं क्या पहनना चाहती हूँ, क्या खाना चाहती हूँ, कैसे रहना चाहती हूँ, मुझे कब सोना है, कब उठना है, ये मेरा निजी मामला है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। मैं कौन सी जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है, जितना भी मेरा निजी मामला है, संविधान इसमें दखलंदाजी नहीं करता। वो इसको रेगुलेट नहीं करता, इसको बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। तो कौन से मामले पर संविधान हस्तक्षेप करता है? सार्वजनिक जीवन का संचालन करता है, सार्वजनिक जीवन का शासन करता है। सार्वजनिक जीवन कैसे? कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये संविधान के दायरे से तय होगा। देश में जो बजट बनाया जाएगा, ये संविधान के दायरे से तय होगा। ऐसा नहीं होगा कि जो वित्त मंत्री अपने मन से बजट बना के ले आएगा, ठीक है। लोक प्रशासन में कौन व्यक्ति बैठेगा, प्रशासनिक सेवाओं में कौन होगा, ये संविधान के दायरे में रहकर उसका चुनाव किया जाएगा, उसका चयन किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया होगी, ठीक है। तो संविधान सार्वजनिक जीवन का संचालन करेगा। सार्वजनिक जीवन का शासन मतलब कि सार्वजनिक जीवन का मतलब होता है जो भी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन हो जो सभी को प्रभावित करता हो, ठीक है, उसका संचालन करता है। यदि मेरा निजी जीवन किसी के निजी जीवन में हस्तक्षेप करता है, यानी किसी के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो फिर वो मेरा निजी जीवन नहीं रह गया, वो सार्वजनिक जीवन हो गया। वो हस्तक्षेप कर रहा है, तो यहां भी संविधान हस्तक्षेप करता है, ठीक है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह या समुच्चय है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। शासन मतलब सार्वजनिक जीवन का संचालन किया जाता है। अगर एनसीईआरटी की भाषा में कहें, एनसीईआरटी में क्लास 8 की बुक में मेंशन है एक लाइन में कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। तो और अगर हम इस पे और एक्सेजरेट करें और इसको एक्सप्लेन करें, तो संविधान देश की मूल विधि है, फंडामेंटल लॉ है, और संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, सुप्रीम लॉ है। तो ये फंडामेंटल लॉ का क्या मतलब है, मूल विधि का क्या मतलब है कि संविधान सभी नियम कानून जो भी देश में होंगे सबका स्रोत है। सब कुछ यहीं से आया है। किससे? संविधान से आया है, कॉन्स्टिट्यूशन से आया है। सुप्रीम लॉ का क्या मतलब है? सुप्रीम लॉ का मतलब है कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, संविधान विरोधी कुछ भी नहीं होगा। ये मतलब है सुप्रीम लॉ का। दूसरा, अगर हम और एग्जैक्सरेट करें, तो संविधान शक्ति का मानचित्र है। शक्ति का मानचित्र है का क्या मतलब है? जैसे मानचित्र होता है ना, मैप होता है, वो हर चीज की सीमा निर्धारित करता है, हर चीज का दायरा निर्धारित करता है। वैसे ही संविधान शक्ति का सीमांकन करता है, यानी शक्ति को भी प्रदर्शित करता है। जैसे केंद्र की शक्ति कैसे होगी, केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां बताता है। जनता, लोगों की शक्तियां बताता है, लोगों का अधिकार बताता है कौन? संविधान। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि संविधान क्या है। एक वर्ड आप और सुनेंगे, संविधानवाद। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब ये क्या है? वस्तुतः संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं। संविधान और संविधानवाद साथ साथ पाए जाते हैं, लेकिन ये हमेशा सही नहीं है। एक वर्ड याद रखना, जब यूपीएससी प्रश्न पूछता है ना, ये बात हमेशा याद रखना, एक एक शब्दों की गहराई में जाकर पूछता है। अगर मैं ये शब्द हटा दूं कि सामान्यतः, अगर शब्द मैं हटा दूं कि सामान्यतः संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं, तो ये बात सही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं, तो ये प्रश्न 99% तो सही है, लेकिन 1% गलत हो सकता है। तो हर एक वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा। यूपीएससी आप जानते हैं कि कई दफा चार ऑप्शन देता है, चारों ऑप्शन सही देता है, लेकिन आपको उनमें एक सबसे एप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना होता है ना। आपको लगेगा यार चारों सही है, लेकिन उन चारों में से भी आपको एक चयन करना पड़ता है। कभी कभी उपयुक्त सभी का विकल्प नहीं देता है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कि सामान्यतः संविधान और संविधानवाद साथ साथ चलते हैं,
लेकिन अगर आपसे कभी बोल दिया जाए कि क्या जहां संविधान है वहां संविधानवाद होगा, या जहां संविधान नहीं है क्या वहां संविधानवाद नहीं होगा, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए आपको एक प्रश्न देते हैं, ये यूपीएससी में पूछा भी गया था। आप बताइए कि संविधानवाद का क्या अर्थ है? पहला, लोकतांत्रिक सरकार हो, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प है कि संविधान के अनुसार शासन हो। तीसरा विकल्प है कि अधिकारों को मान्यता हो, और चौथा विकल्प है सीमित शासन हो। बताइए कौन सा सही होगा? संविधानवाद का क्या अर्थ है? आपका प्रश्न है, 4 विकल्प है। लोकतांत्रिक सरकार हो, संविधान के अनुसार सरकार हो, सीमित शासन हो, और अधिकारों को मान्यता हो। बताइए कौन सा सही होगा? आप सबको लग रहा होगा कि सभी सही है। भाई संविधान होगा तो लोगों के अधिकार भी होंगे, वहां पे लोकतांत्रिक सरकार भी होगी, संविधान के अनुसार भी चलेगी। सीमित शासन आपको थोड़ा एक नया टर्म लग रहा होगा, कुछ लोगों को लग रहा होगा, कुछ जो पढ़ रखे होंगे उनको ठीक है ना। लेकिन सबसे अगर चारों विकल्प अगर दिया हो कि उपयुक्त में से सभी तो सही है, सब सही है, लेकिन अगर किसी एक को चयनित करने के लिए बोला जाए तो आप किसे चयनित करें? हमने बोला सबसे उपयुक्त आपको विकल्प चयनित करना होगा। तो यहां पे सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? सीमित शासन। संविधानवाद का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ? सीमित शासन, कंट्रोल्ड रूल, यानी मनमाने शासन का अभाव। सीमित शासन का मतलब होता है मनमाने शासन का अभाव। मनमाने शासन का अभाव मतलब जहां पे लोगों के अधिकार होंगे, लोकतांत्रिक सरकार होगी, संविधान के अनुसार सरकार चलेगी, जहां पर न्यायपालिका निष्पक्ष होगी, न्यायपालिका हमारी निष्पक्ष होगी, शक्ति का पृथक्करण होगा। ये होता है हमारा मनमाने शासन का अभाव, यानी सीमित शासन। ठीक है, यानी अगर आप किसी से बोले कि गुलाब ले आओ, गुलाब की पत्ती ले आओ और कांटे ले आओ, 2 व्यक्ति जाते हैं इनको लेने। एक व्यक्ति गुलाब तोड़ के अलग से ले आता है, पत्ती भी तोड़ लेता है कुछ, और कांटे तोड़ के ले आता है। एक व्यक्ति छोटा सा गुलाब का पौधा उसको उखाड़ लाता है, उसमें गुलाब का एक फूल लगा है, पत्तियां भी और कांटे भी हैं। आप बताइए कि किसका उत्तर सही है? आप कहेंगे दोनों सही है, आपने तो गुलाब, पत्ती और कांटे मांगे थे और इसने भी वही लाया, तो किसका सही है? अमूमन अगर देखा जाए सबसे अगर उपयुक्त आपको चयन करना होगा तो किसका चयन करेंगे? आप पौधे का चयन कर लेंगे, है ना। अलग अलग पंखुड़ियां, अलग अलग जो फूल है, पत्ती है, कांटे, क्या करेंगे? आपको लगेगा यार ये पौधा ले लेता हूं। तो यही है, यहाँ पे सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है आपका? सीमित शासन। तो संविधानवाद का अर्थ होता है मनमाने शासन का अभाव, यानी सीमित शासन। ठीक है, तो हमेशा बात याद रखना कि जिन देशों में संविधान होता है सामान्यतः वहां संविधानवाद भी होता है। अगर इस सामान्यतः शब्द हटा दिया जाए तो ये प्रश्न 99% तो सही हो जाएगा, लेकिन 1% गलत हो जाएगा। कैसे? हमने बोला कि जिन देशों में संविधान होता है वहां सामान्यतः संविधानवाद होता है। आप सामान्यतः हटा दीजिए, जिन देशों में संविधान होता है वहां संविधानवाद भी होता है। अब ये 99% सही है, 1% गलत है। कैसे गलत है? आप हिटलर काल में जाइए, जर्मनी में जाइए। क्या जब जर्मनी में हिटलर का शासन था, हिटलर जब आया था सत्ता पे, क्या जर्मनी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? जर्मनी में संविधान था, और हिटलर संविधान के अनुसार ही चयनित होकर आया था। उसकी जो पार्टी थी, जो नाजी पार्टी थी, वो संविधान के अनुसार ही चयनित होकर आई थी। और बाद में हिटलर ने ऐसे संशोधन किए, ऐसे बदलाव किए कि पूरी सत्ता को अपने हाथों में ले लेता है, मनमाना शासन शुरू कर देता है, जहां ना लोगों के अधिकार होते हैं ना वो संविधान के अनुसार शासन चलाता है। संविधान तो उसने बदल ही दिया, तो संविधान के अनुसार शासन कहां चलाया? वो हिटलरबाजी चलने लगी, ठीक है, तानाशाही चलने लगी। तो क्या था? वहां संविधान तो था, लेकिन फिर भी संविधानवाद नहीं था। संविधानवाद क्या है? संविधानवाद संविधान का आदर्श है, जहां मनमाने शासन का अभाव होता है, सबके अपने अधिकार होते हैं, सब चीज निष्पक्ष और स्वतंत्र होती है। यही तो है संविधानवाद, है ना। तो हिटलर ने क्या किया था? संविधान था लेकिन संविधानवाद को खत्म कर दिया था। तो हमेशा याद रखना, एक एक वर्ड पे फोकस करके आप पढ़ना। अगर बोला जाए कि जिन देशों में संविधान है वहां संविधानवाद है, तो ये प्रश्न गलत है। 99% तो सही है, लेकिन 1% गलत है। देखिए हिटलर का एग्जांपल, वो खारिज कर दिया। आप म्यांमार का ले लीजिए। 1 फरवरी 2021 में म्यांमार में जो तख्ता पलट होता है, आंग सान सू की जो सरकार होती है, तो सेना ने क्या किया था? तख्ता पलट कर दिया था। और क्या किया था? पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। जुंटा की सरकार आ गई थी। जुंटा की स्पेनिश वर्ड होता है, इसका मतलब होता है सैनिक शासन, सैन्य शासन। ठीक है, तो जुंटा की सरकार आ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ? वहां पे लोगों के अधिकार नहीं है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, कोई सब चीज मनमानी तरीके से चल रहा है। तो क्या हो रहा है? संविधान तो था, लेकिन फिर भी संविधान के नियम, आदर्शों, कानूनों का पालन नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये बात गलत हो जाती है। दूसरा, अब एक और तरीका देखिए कि जिन देशों में संविधान नहीं होता सामान्यतः वहां संविधानवाद भी नहीं होता। अब क्या ये बात सही है? सामान्यतः वहां संविधानवाद भी नहीं होता, ये बात सही है। हमने बोला सामान्यतः। अगर आप इसको कंफर्म बोल दें कि जिन देशों में संविधान नहीं होता वहां संविधानवाद भी नहीं होता, सामान्यतः आपने हटा दिया। अब ये बात 1%, 99% तो सही है, लेकिन 1% गलत हो सकती है। कैसे? मान लीजिए, सिर्फ माना जा रहा है, ठीक है, कि मान लीजिए कि देश में संविधान नहीं है, भारत है, भारत में कोई संविधान नहीं है, मान लीजिए, और इस देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े जो उच्चाधिकारी हैं, इस देश को चलाने वाले हैं, वो कौन है? देश के महान विभूति हैं, महान पुरुष हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस, जितनी, महात्मा गांधी हो गए, जितने भी महान विभूतियां हैं वो इस देश को चला रही हैं। क्या आपको लगता है यहाँ संविधानवाद नहीं होगा? मनमाना शासन होगा? आपको लगता है सबके जो अधिकार है उनके अधिकारों का हनन होगा? कुछ भी जो है अन्याय होगा? कहीं कुछ भी ऐसा होगा जहां पर निष्पक्षता नहीं होगी? होगी ना,
क्योंकि यहां पर अब देखिए संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी संविधानवाद है, यानी संविधान का जो आदर्श यानी मनमाने शासन का अभाव है वो नहीं है ना। तो यही है कि जिन देशों में संविधान नहीं है सामान्यतः वहां संविधानवाद नहीं होता, लेकिन अगर आप कंफर्म किसी को बोले कि जिन देशों में संविधान नहीं है वहां संविधानवाद नहीं होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हुआ संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब हम दूसरा वर्ड समझते हैं, राज व्यवस्था, पॉलिटी क्या है। तो पहले जानते हैं कि पॉलिटी क्या है। यह संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, यानी यह संविधान का व्यवहारिक रूप है। कौन सा रूप है? व्यवहारिक रूप है, यानी जब वास्तविक जीवन में, यानी जब व्यवहार में संविधान को लागू किया जाता है तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं जिन्हें समग्र रूप में राज व्यवस्था कहते हैं। ऐसे समझिए अपनी भाषा में कि मान लीजिए कि संविधान है, उसमें लिखा है कि मेहमान को चाय देना है जब मेहमान आए। संविधान में नहीं लिखा है, हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन की, ये सपोज कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें लिखा है कि जब मेहमान आए तो उसको दिया जाएगा चाय, ठीक है। अब सिर्फ ये लिखा है कि चाय दिया जाएगा जब मेहमान आएगा। अब वो चाय कैसे बनानी है, कैसे देनी है, ये अब आपका काम है। तो चाय कैसे बनानी है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसको कैसे आप सर्व करेंगे जाके, ये किसका भाग हो गया? राज व्यवस्था का। इसमें बस इतना उल्लेख है कि चाय देनी है मेहमान को, ये नहीं लिखा है कि कितनी चाय देनी है, किस बर्तन में देनी है, कैसे देनी। अब ये सारी व्यवस्था आप करिए, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा विषय हो गया? राज व्यवस्था। ऐसे ही है राज व्यवस्था, यानी ये संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, यानी जब व्यवहार में संविधान को लागू किया जाता है तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं राज व्यवस्था। अब कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। संविधान के आर्टिकल 17 में उल्लेख है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, अनटचेबिलिटी का अंत किया जाता है, और लिखा है कि अस्पृश्यता एक प्रकार का दंडनीय अपराध होगा। तो संविधान में इतना लिख दिया गया कि अस्पृश्यता एक प्रकार का दंडनीय अपराध होता है। किसी भी प्रकार का छुआछूत अगर आप कर रहे हैं तो यह एक प्रकार का दंडनीय अपराध होता है। तो अब ये राज व्यवस्था का काम है। अब ये राज व्यवस्था का काम है कि कौन सा दंड होगा, कैसा दंड होगा। ये आर्थिक जुर्माना होगा, यानी धन संबंधित जुर्माना होगा, या कारावास होगा। कारावास होगा तो कितने दिन का कारावास होगा, किस प्रकार का कारावास होगा, या फिर मृत्युदंड होगा। तो ये डिसाइड करना किसका काम है? ये अब राज व्यवस्था का भाग हो जाता है, ये राज व्यवस्था का भाग बन जाता है। इसीलिए राज व्यवस्था के अंतर्गत जो आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 जहां पे अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है, उससे संबंधित विधायिका और संसद में कानून बनाया गया। कौन सा? अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955, जहां पे पूरा प्रावधान है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की छुआछूत को फैलाता है, अनटचेबिलिटी को फैलाता है, तो क्या उसके लिए दंड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में कहा गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। अब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, इसके तहत हमने देखा कि प्रेस की भी स्वतंत्रता दी गई। तो जितना भी इससे रिलेटेड चीजें होंगी कि व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सके, ठीक है, इसका काम किसका होगा? संविधान का होगा, सॉरी राज व्यवस्था का होगा। ये राज व्यवस्था तय करेगी कि कैसे, राज व्यवस्था तय करेगी कि जो लोग हैं उनके विचार और अभिव्यक्ति की रक्षा करें, कैसे सुरक्षा करें। जैसे हम फंडामेंटल राइट में जाते हैं, जिसमें आर्टिकल 14 से 18 तक फंडामेंटल समानता का अधिकार है। अब समानता, कैसे समानता लाया जाए, ये राज व्यवस्था का भाग होगा, ठीक है। तो जब व्यवहार में राज व्यवस्था को लागू किया जाता है तो कुछ विषय और मुद्दे उभर कर आते हैं। इसका मतलब है कि राज व्यवस्था के कुछ तत्व होंगे, जैसे संसद के कानून, संसद कानून बनाकर, संसद जो विधायिका होती है, संसद होता है, कानून बनाकर इसका पालन करता है, राज व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करता है। न्यायपालिका के निर्णय, न्यायपालिका का निर्णय कैसे? जैसे हम देखते हैं कि 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण आया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण आया 10%, है ना। तो ये आर्टिकल संविधान की कहां से लिया गया? इसका स्रोत संविधान में प्रत्यक्ष कहीं वर्णित नहीं है कि भाई आप ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दीजिए, ठीक है, लेकिन इसका स्रोत कहां से मिलता है? ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दीजिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका स्रोत संविधान में है। स्रोत कैसे संविधान में है? कि संविधान के आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 में वर्णन है कि जो सरकार होगी, सरकार मतलब जो शासन चला रही है, ठीक है, तो जो सरकार है उसका दायित्व है, राज्य का दायित्व है, राज्य का जो दायित्व है वो राज्य का क्या दायित्व है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरी तथा अन्य चीजों में आरक्षण का क्या करेगी? प्रावधान करेगी, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का जो आरक्षण लाया गया है, ये कहां से है? इसका स्रोत कहां से है? संविधान से है। यानी हर चीज का, राज व्यवस्था, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा प्रावधान नहीं ला सकता जिसका स्रोत संविधान में नहीं होगा। संविधान में कहीं नहीं लिखा होता है कि डीएम कर्फ्यू लगा देगा, संविधान में कहीं नहीं लिखा होता है कि प्रधानमंत्री आके घोषणा कर देगा कि नोटबंदी हो रही है। लेकिन आप जाएंगे, आप पढ़ेंगे और उसके बेसिक में जाएंगे, मूल में जाएंगे सॉरी, तो आप पाएंगे कि उसका स्रोत वास्तव में संविधान है, ठीक है। जैसे तीसरा एक विषय है, पहले हमने बताया कि संसद के कानून, दूसरा हमने बताया न्यायपालिका के निर्णय। विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं हैं और उनकी कार्य प्रणाली से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, जैसे आप ले लीजिए महिला आयोग या मानवाधिकार आयोग। कहीं नहीं लिखा है संविधान में कि महिला आयोग होगा या मानवाधिकार आयोग होगा,
लेकिन आप जाएंगे तो आप पाएंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 49 और 51 क्लॉज ए सब क्लॉज ई में महिलाओं के बारे में बात की गई है, उनकी समानता, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की बात की गई है। तो इसीलिए महिला आयोग का गठन हुआ। तो इसका स्रोत कहां है? संविधान में है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है? संविधान का अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी संविधान का व्यवहारिक रूप है। और इसके कुछ तत्व हैं, जैसे संसद के कानून, न्यायपालिका के निर्णय, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और उनकी कार्य प्रणाली से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, 3 हो गए। चौथा, क्षेत्र, जाति, भाषा, धर्म जैसे कारक और उनका राजनीति पर क्या प्रभाव है। ठीक है, इस पे भी जो मुद्दे और विषय बनाए जाएंगे, नियम कानून लाए जाएंगे, उसका भी आधार कौन होगा? संविधान होगा। तो राज्य व्यवस्था कभी भी संविधानेतर नहीं होता, संविधान से अलग नहीं होता। कोई भी नियम कानून संविधान के दायरे में ही बनाया जाएगा, क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के डिफिनेशन में बता दिया था कि संविधान सर्वोच्च विधि है, ये मूल विधि है। हर चीज का स्रोत आपको कहां मिलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा, संविधान में मिलेगा। अब अगर टेक्निकल भाषा में, आपकी भाषा में अगर कहें तो जो आर्टिकल है संविधान के, जो अनुच्छेद है, वो संविधान है अपने आप में। ठीक है, लेकिन उस आर्टिकल पे, उस अनुच्छेदों में जो कानून बनाए जा रहे हैं वो किसके भाग हो गए? हमारे राज्य व्यवस्था के भाग हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि राज्य व्यवस्था क्या है और राज्य व्यवस्था के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। न्यायपालिका के निर्णय, संसद के कानून, विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती हैं, उनकी कार्य प्रणाली से उत्पन्न होने वाले मुद्दे, धर्म, जाति, भाषा इत्यादि कारक और उनका राजनीति पर प्रभाव। ठीक है, ये हमारे राज्य व्यवस्था के क्या है? कुछ प्रमुख तत्व हैं। अब हम जानते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की भारत में संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं कौन सी हैं? हमने तीसरे में पढ़ा कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और उससे उत्पन्न होने वाले कुछ प्रमुख मुद्दे। तो भारत में संस्थाएं क्या हैं? ये संस्थाएं कितनी होती हैं भारत में? इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मैं जो बोल रही हूं, आप चाहे तो उसको फ्लो चार्ट बनाते जाइएगा। ठीक है, पॉज करके वीडियो को, स्पीडोमीटर लगा लीजिएगा, धीमा लगे। वैसे मेरा स्पीडोमीटर खूब रहता है। ठीक है, तो आपको धीमा ही करना पड़ेगा। सेटिंग का ऑप्शन होता है ना साइड में, तो वहां पे जाएंगे आप, स्पीड का ऑप्शन रहता है, प्ले स्पीड, वहां आप कम धीमा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बताया कि भारत में संस्थाओं की हम बात करते हैं। ठीक है, तो पहली संस्था है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। अब ये संवैधानिक संस्था क्या है? ऐसी संस्थाएं जिनका उल्लेख या सृजन प्रत्यक्ष रूप में संविधान में मिलता है या प्रत्यक्ष रूप में संविधान द्वारा किया जाता है। वे संस्थाएं जिनका वर्णन प्रत्यक्ष रूप में संविधान में मिलता है या उनका प्रत्यक्ष सृजन संविधान द्वारा किया गया है। जैसे संविधान के आर्टिकल 324 में 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है कि भाई देश में एक निर्वाचन आयोग होगा जो स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन करवाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 280 280 वित्त आयोग का जिक्र करता है। आर्टिकल 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जिक्र करता है, एनसीएससी का जिक्र करता है। आर्टिकल 338A राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जिक्र करता है, एनसीएसटी का जिक्र करता है। और आर्टिकल 338B पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में जिक्र करता है, एनसीबीसी के बारे में जिक्र करता है। तो ये वो संस्थाएं हैं, चाहे हम निर्वाचन आयोग की बात करें, वित्त आयोग की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करें, पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, ये इनका प्रत्यक्ष वर्णन कहां है? संविधान में मिलता है। इसका प्रत्यक्ष सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा किया गया है। तो पहले भारत की संस्था कौन सी होती है? वे संस्थाएं जिनका प्रत्यक्ष निर्माण या सृजन संविधान द्वारा किया गया है, उन्हें बोलते हैं हम संवैधानिक संस्था। क्या बोलते हैं? संवैधानिक संस्था। दूसरा है हमारा असंवैधानिक संस्थाएं, देश में अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को बोलते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक। तो देश में ऐसे भी संस्थाएं हैं जो क्या है? असंवैधानिक है। असंवैधानिक का मतलब जो संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, संविधान के नियम, आदर्श, कानून का पालन नहीं करती। संविधान विरोधी होने का मतलब, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे आतंकवादी संगठन हो गए, उग्रवादी संगठन जैसे उल्फा है, पंजाब का जो बब्बर खालसा हो गया, सिमी हो गया, ये सब क्या है? ये सब जितने भी नक्सलवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, ये सब संस्थाएं जो है, जैसे उल्फा हो गया, सिमी हो गया, बब्बर खालसा, सब क्या है? ये सब असंवैधानिक संस्थाएं। कौन सी संस्थाएं हैं? असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सॉरी, तो पहली हो गई हमारी संवैधानिक, दूसरी हो गई असंवैधानिक संस्थाएं। तीसरी जो संस्था है हमारी, वो क्या है? हमारी गैर संवैधानिक, इसी को बोलते हैं संविधानेतर। इतर नहीं, एतर। इतर मतलब तो अलग हो जाता है, एतर मतलब होता है संविधान का हिस्सा है, प्रत्यक्ष भले ना हो लेकिन अप्रत्यक्ष हिस्सा है। तो तीसरी कौन सी है? गैर संवैधानिक या संविधानेतर। इनको इंग्लिश में एक ही वर्ड है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। तो गैर संवैधानिक और संविधानेतर संस्थाएं क्या होती हैं? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं क्या होती हैं? वे संस्थाएं जिनका प्रत्यक्ष वर्णन तो संविधान में नहीं है, जिनका प्रत्यक्ष वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन वे फिर भी संविधान के आदर्शों, कानूनों का पालन करती हैं। वे फिर भी संविधान के आदर्शों का पालन करती हैं। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं
गैर संवैधानिक संस्था या संविधानेतर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं। अब इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। आप जो मैंने बोला 3 भागों का एक फ्लो चार्ट बनाएगा, फिर जो लास्ट में गैर संवैधानिक उसका भी 3 भागों में बांटिए, ठीक है। तो पहला क्या होगा हमारा, जो गैर संवैधानिक उसको भी हमने कहा 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला सांविधिक या विधिक या कानूनी, ये एक ही है, स्टैट्यूटरी या लीगल संस्था। अब स्टैट्यूटरी या लीगल संस्था क्या होती है, वे संस्थाएं जिनका निर्माण विधायिका या संसद के कानून द्वारा हुआ है, जैसे महिला आयोग आप मान लीजिए, मानवाधिकार आयोग मान लीजिए। महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग का संविधान में कहीं प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, कहीं भी मानवाधिकार का संविधान में प्रत्यक्ष वर्णन नहीं है, लेकिन आप फिर भी संविधान में जाएंगे तो इसका स्रोत आपको मिल जाएगा कि भाई संविधान से लिया गया है। जैसे आप संविधान के आर्टिकल 21 में जाइए, संविधान का आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता देता है, ठीक है, आर्टिकल 21। और वही 14 आप जाइए तो आर्टिकल 14 कानून या विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, यानी यहां से निकल कर आया कौन, हमारा मानवाधिकार आयोग। तो 1993 में 1939 में मानवाधिकार आयोग का गठन होता है, जो कैसी संस्था है हमारी, जो सांविधिक है, विधिक है, कानूनी संस्था है, जो किसके अंतर्गत आ रहा है, हमारी गैर संवैधानिक संस्था के अंतर्गत आ रहा है। गैर संवैधानिक संस्थाओं में दूसरी है हमारी कार्यकारी संस्था, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट, जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित होती है, जो कार्यपालिका या राष्ट्रपति के आदेश से निर्मित होती है। जैसे नीति आयोग, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। ये किसके आदेश से निर्मित है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आदेश दिया था, है ना। तो दूसरी गैर संवैधानिक संस्था क्या हो गई हमारी, कार्यकारी संस्थाएं, ठीक है। पहली तो हमारी सांविधिक, दूसरी कार्यकारी, और तीसरी अदर, अन्य कैसे, जैसे आप मान लीजिए मजदूर संघ हो गया, छात्र संघ हो गए, किसान संगठन जो हो गए, ये सब हमारे क्या है, गैर संवैधानिक संस्थाएं। इनका उद्देश्य भी यही होता है कि जैसे मजदूर संघ है, उसका उद्देश्य क्या है, मजदूरों के अधिकारों की बात करना, उनकी बात रखना। छात्र संघ का भी यही उद्देश्य है, किसान संगठन का भी यही उद्देश्य है। यानी इनका प्रत्यक्ष वर्णन संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी ये संविधान के नियम, आदर्शों, कानूनों को पूरा करते हैं, लोगों को उनका अधिकार देते हैं जो संविधान कह रहा है, जो संविधान कह रहा है कि लोगों को उनके अधिकार होने चाहिए, उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार होने चाहिए, इनको पूरा करता है, इनके आदर्शों को पूरा करता है। तो यानी इनका स्रोत कहां से मिल रहा है, संविधान से। तो आप समझ गए कि भारत में 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्था, असंवैधानिक संस्था और गैर संवैधानिक संस्था। असंवैधानिक जिनका उल्लेख संविधान में नहीं है, जो संविधान विरोधी है, ना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई उल्लेख नहीं, ये सिर्फ संविधान विरोधी है। संवैधानिक संस्था जिनका प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान में है। गैर संवैधानिक जिनका प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी ये संविधान के आदर्शों और कानूनों का पालन करती है ना। तो ये हमारा हो गया भारत में संस्थाएं। अब हम थोड़ा संविधान का वर्णन समझ लेते हैं। संविधान के वर्णन में हम समझते हैं कि भाग क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है, कैसे आर्टिकल लिखा जाता है, कैसे खंड जो होता है, उपखंड होता है, कैसे इनको लिखा जाता है और कैसे इनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो संविधान के वर्णन में समझिए कि ये एक संविधान है, ये एक संविधान है, ठीक है। इसके अंदर एक भाग है, एक और सर्कल बनाइए, वो एक भाग है, उसके अंदर है अध्याय, भाग यानी पार्ट के अंदर है अध्याय, और एक सर्कल बनाइए, थर्ड सर्कल, चैप्टर, उसके अंदर एक और भाग करिए, एक और सर्कल बनाइए जो क्या होगा आपका, अनुच्छेद, एक और सर्कल बनाइए जो खंड होगा, इसे क्लॉज बोलते हैं, और एक और सर्कल बनाइए जो होगा हमारा क्या, उपखंड, इसको बोलते हैं हम सब क्लॉज। अब ऐसे समझिए कि जैसे चाय अपने आप में एक संविधान है, ठीक है, ये चाय बन के रेडी हो गई, ये अपने आप में एक क्या है, संविधान है। अब उस चाय में क्या करते हैं, उसको कई भागों में बांट देते हैं कि भाई ये चाय कैसे बनी, चाय कैसे बनी। सपोज हम उसके 4 ग्रेडिएंट्स लेते हैं, दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी, ठीक है। अभी वो ग्रीन टी सब हटा लो, ठीक है, 4 ग्रेडिएंट्स हमने लिए, ठीक है। तो चाय अपने आप में कंप्लीट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान हो गया। अब उसमें है भाग, वो बना कैसे, ठीक है, उसके हमने भाग कर दिए। भाग में क्या आ रहा है कि जो चाय है वो बनी कैसे, दूध, चीनी, चाय पत्ती और पानी, ठीक है, ये उसके हो गए भाग। अब भाग को हमने बांटा अध्याय में, चैप्टर में। अब हमें जानना है कि चाय पत्ती के बारे में हमें और जानना है, दूध के बारे में हमें और जानना है, कौन से ब्रांड का है, कहां से आया है, पानी के बारे में और जानना है, चीनी के बारे में और जानना है, तो उसको हमने बांट दिया अध्याय में, ठीक है। अब हमें चाय पत्ती के बारे में और भी जानना है, मतलब चैप्टर के बाद हम उसको बांट रहे हैं आर्टिकल में कि भाई ये चाय पत्ती किस देश की है, भारत की है कि नहीं, भारत में किस तरफ से है, पूरब की तरफ से है कि कहां से है, किस ब्रांड की, हर एक चीज को और बांट दिया। ये हमारा अनुच्छेद हो गया। उसको और डिटेल में हम जानना चाहते हैं, और भी अध्ययन करना चाहते हैं कि चाय पत्ती में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, वो हमारा हो गया खंड, क्लॉज हो गया। उसको और डिटेल में बांटिए, और भागों में बांटिए, और अध्ययन, उसका और विस्तृत अध्ययन करना है हमें, तो वो हो गया हमारा उपखंड, सब क्लॉज, ठीक है। तो अब इसको लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है,
हम देखते हैं कि संविधान में 39A 39A दो जगह है, जिसमें एक बार 39A कहता है कि राज्य सभी लोगों के लिए रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराएगा, सुलभ कराएगा। और एक जगह 39A कहता है कि समान न्याय होगा, यानी सभी को निःशुल्क और समान न्याय दिया जाएगा, सभी को निःशुल्क कानूनी सहायता दी जाएगी। तो भी कौन सा वाला 39A मैंने बोल दिया? इसी चीज को हम समझते हैं कि कोई क्लॉज, कोई चीज कैसे लिखी जाती है, 39A क्या है, 39A क्लॉज क्या है, सब क्लॉज, इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको समझते हैं डिटेल से। देखिए मैंने ड्रॉ करके आपको समझाया, ये देखिए। तो पहले हमारा क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर भाग है, फिर अध्याय है, फिर अनुच्छेद है, फिर खंड है, और फिर उपखंड है, सब क्लॉज है। ठीक है, याद रखिएगा कि सभी भागों में अध्याय नहीं है, केवल बड़े भागों में अध्याय है। ठीक है, यानी कुछ भाग डायरेक्ट अनुच्छेदों में खुलते हैं। ठीक है, जो छोटे भाग हैं वो डायरेक्ट अनुच्छेद में खुलते हैं, केवल बड़े भागों में ही क्या है, हमारे अध्याय होते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको पढ़ते कैसे। हमने बोला कि आर्टिकल 39A राज्य सभी को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराएगा, और बोला आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। तो अंतर क्या है, दोनों को पढ़ेंगे कैसे, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा। आर्टिकल 39A इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो ब्रैकेट के अंदर है ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, आर्टिकल 39 क्लॉज ए, जो ब्रैकेट में उसको क्या पढ़ेंगे हम, क्लॉज ए। यानी आर्टिकल कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। अगर कोई चीज ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है वो स्वतंत्र नहीं है, वो किसी चीज का हिस्सा है, अगर कोई चीज ब्रैकेट में है। ठीक है, तो आर्टिकल 39 क्लॉज ए, इसका प्रोनाउंसिएशन हुआ। तो फिर ये क्या है, आर्टिकल 39 ये क्या है, इसको सिर्फ पढ़ेंगे हम आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A ये स्वतंत्र है, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट में यहां पे नहीं है। तो समान, जो आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। तो अब आप कैसे अंतर करेंगे, आप इसको बोलेंगे कि आर्टिकल 39 क्लॉज ए में राज्य सभी को रोजी रोटी के साधन उपलब्ध कराएगा, वहीं आर्टिकल 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। ठीक है, तो दोनों का अंतर आप समझ गए। इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 39 क्लॉज ए, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 39। ठीक है, अब सपोज आपने ऐसा भी कहीं लिखा देखा होगा कि 19 लिखा है, क्लॉज फिर 2 बार ब्रैकेट में है ना, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, आर्टिकल 39 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। इसमें किस बात की व्याख्या की गई है, यहां पर बताया गया है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 39(1) क्लॉज ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, तो आई होप आपने इनका प्रोनाउंसिएशन समझा होगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। देखिए अभी मैंने आपको जो बताया, ये बड़ा वाला क्या है, हमारा संविधान है। संविधान के अंदर क्या है, उसका भाग है, फिर और अंदर जाइए अध्याय, और अंदर जाएंगे तो अनुच्छेद, और अंदर जाएंगे तो हमारा खंड मिलेगा, और अंदर जाएंगे तो उपखंड मिलेगा। ठीक है, तो ये ड्रॉ याद रखिएगा, आपको रिमाइंड करने में आपको हेल्प करेगा। तो अभी आपने जाना कि कैसे आप क्लॉज सब क्लॉज कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना। अब हम जानते हैं संविधान का, आपने संक्षिप्त वर्णन जान लिया। अब एक वर्ड आपने और सुना होगा, अनुसूची, शेड्यूल। अब ये क्या होता है, अनुसूची जो है वो संविधान के अंत में दिए गए विषयों की सूची होती है, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अनुसूची संविधान के अंत में दिए गए विषयों की सूची होती है, जो संविधान में किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। कैसे, सेकेंड अनुसूची जो हमारी है, सेकेंड अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल है, वो हमारा क्या करता है, सेकेंड अनुसूची में वेतनों से संबंधित प्रावधान है। अब मान लीजिए कि संविधान है, लिखा गया है कि भाई राष्ट्रपति का वेतन इतना होगा, प्रधानमंत्री का वेतन इतना होगा, राज्यपाल का वेतन इतना होगा। हर आर्टिकल में अलग अलग वर्णन है। अब कोई व्यक्ति है, उसको एनालाइज करना है, उसको अध्ययन करना है, जानना है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, प्रधानमंत्री का कितना होता है, राज्यपाल का कितना होता है, तो उसको अलग अलग चैप्टर में अलग अलग जाके पढ़ना पड़ेगा। इसी की सुविधा के लिए, इसकी सुविधा के लिए क्या किया गया है कि एक जगह सारे वेतन लिख दिए गए कि भाई प्रधानमंत्री का वेतन इतना होगा, राष्ट्रपति का इतना होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन इतना होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, अनुसूची, जिसमें संविधान के अंत में जो है, और जो किसी संविधान के किसी विषय के प्रावधानों की क्या करती है, व्याख्या करती है। जैसे अनुसूची 3 ले लीजिए, यहाँ पे शपथ संबंधित विषय है कि प्रधानमंत्री का शपथ हमें जानना है तो हम प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में जाएंगे, प्रधानमंत्री के बारे में आर्टिकल में जाएंगे। अगर राष्ट्रपति के बारे में जाना है तो हमें उस वाले प्रावधान में जाना होगा, वहां जाना होगा। तो इससे एक जगह वर्णन कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे संविधान का थोड़ा और परिचय जानेंगे, सरकार के अंग जानेंगे, बहुमत के प्रकार जानेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास भी हमारी बेसिक्स ही होगी, ऐसे ही बेसिक पूरा इंट्रो जानेंगे। एंड उसके बाद अब जो क्लास आएगी 3rd क्लास, वहां आप रियल में एकदम
संविधान आप शुरू करेंगे। संविधान की प्रस्तावना से हम शुरू करेंगे, जहां आप जानेंगे संविधान की प्रस्तावना का एक एक वर्ड आप जानेंगे कि पंथ निरपेक्ष क्या है, समाजवादी क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या मतलब है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य से क्या मतलब, हर एक चीज आप जानेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।